देखो बेटा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो टॉपिक्स हमारे में आना है, हम लोग केवल अभी उनको ही स्टडी करने वाले हैं बोर्ड लेवल पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सॉल्यूशन जो है, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों पार्टिकल्स, अगर आपने दो कंपोनेंट मिलाए हैं तो दोनों कंपोनेंट के पार्टिकल यूनिफॉर्म वे में मिलते हैं। यानी कि पहले अगर किसी कंटेनर के अंदर अगर आपने कोई एक पार्टिकल डाल रखे हैं और आप दूसरे पार्टिकल को डाल रहे हो, मान लीजिए हमारे ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे और इनके साथ आप किसी ग्रीन पार्टिकल्स को डाल रहे हो, ठीक है, तब क्या होगा, हर एक पार्टिकल दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा किसी पर्टिकुलर रेशियो में। ठीक है, हो सकता है वो 1:2 में जाए, हो सकता है 1:1 में जाए, बट हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म वे में मिक्स हो रहे होंगे कंपोनेंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं। एक टर्म हमारे पास होता है बेटा सॉल्यूट और एक टर्म हमारे पास होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्यूट का मतलब हमारे पास होता है जिसमें लेस क्वांटिटी हो कंपोनेंट की। ठीक है, और जहां मोर क्वांटिटी हो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट। ठीक है, लेस क्वांटिटी वाले को सॉल्यूट कहा जाता है, मोर क्वांटिटी वाले को सॉल्वेंट। एक और बात याद रखना बेटा कि हमारे पास सॉल्यूट जो होंगे, हमारे पास सॉल्यूट जो होंगे वो मोर देन वन हो सकते हैं। इट कैन बी मोर देन वन। ठीक है, इट कैन बी मोर देन वन। ठीक है, इट डिपेंड्स के हाउ मेनी कंपोनेंट वी आर डिसॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जो हमारे पास सॉल्वेंट होंगे, तो हमारे पास सॉल्वेंट होंगे, ये हमारे पास इट विल बी ओनली वन। ठीक है, इट विल बी ओनली वन, ये हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, एक केस जैसे मान लीजिए आपने किसी कंटेनर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट डाल दिए। ठीक है, मान लीजिए आपने एक्स डाल दिया, वाई डाल दिया और जेड, तीन कंपोनेंट डाल दिए। तो इनमें से जो भी हाईएस्ट क्वांटिटी वाला होगा, सपोज जेड इज इन हाईएस्ट क्वांटिटी, तो जो भी हाईएस्ट क्वांटिटी वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट विल बी, हाईएस्ट क्वांटिटी वाला जो होगा दैट विल बी सॉल्वेंट एंड अदर विल बी, जितने बचे हुए हैं दैट विल बी सॉल्यूट। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आए तो प्लीज बेटा मुझको रोक देना, मैं इसको फिर से। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बेटा सॉल्यूट हमेशा एक या उससे ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, इट विल नेवर बी टू और मोर देन वन। ठीक है, ये हमारे पास वन से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, समटाइम्स एक ऐसा केस बनता है कि किसी के अंदर अगर आपने 50% ही एक कंपोनेंट डाल दिया और दूसरा कंपोनेंट भी आपने 50% डाला, तो इस केस में आप किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हो। अगर आपने एक को सॉल्वेंट ले लिया तो बाकी जो बचा हुआ है वो सॉल्यूट कहलाएगा। कभी कभी तीन कंपोनेंट भी ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए एक कंपोनेंट को आपने 30% मिलाया, दूसरे को भी आप 30% मिला रहे हो, तीसरे को आप 20% मिला रहे हो, चौथे को 20%। तो इसमें भी फिर आप कंफ्यूज हो चुके हो। जहां दो हाईएस्ट क्वांटिटी में मिलेंगे उनमें से जो हाईएस्ट किसी एक को आप मान सकते हो सॉल्वेंट, तो बाकी सारे आपके क्या कहलाने लगेंगे, फिर सॉल्यूट कहलाने लगेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सॉल्यूट सॉल्वेंट का। अब मैं अगर इसी में आपको आगे बताऊं, ध्यान से समझिएगा कि जो भी हमारे पास ये जो होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन है, इसके लिए अलग अलग टर्म यूज होते हैं। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन उनको कहा जाता है जिसमें आपने दो कंपोनेंट को मिक्स किया। अगर आप दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से हमारे पास टर्नरी वर्ड यूज होता है, तीन कंपोनेंट अगर आप मिला देते हो। अगर आप चार मिलाओगे तो क्वाटरनरी। ठीक है, हालांकि इससे ज्यादा भी आप मिला सकते हो, पांच भी मिला सकते हो, बट जो हमारे पास टर्म दिए हुए हैं बस हमें ये याद रखना है, बाइनरी, टर्नरी और
क्वाटरनरी, ठीक है। पेंटरनरी हेक्सानरी वर्ड हम लोग यूज वैसे आएंगे ही नहीं, तो वो यूज करने की हमको नीड नहीं पड़ेगी। एक और बात हम लोग करें बेटा कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है बच्चों, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, ये हमारे पास डिपेंड करती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट आपने फिक्स कर लिया, ये तो हम सॉलिड ही लेंगे। अब सॉल्यूट को अगर आप कुछ भी ले लो, चाहे आप लिक्विड ले लो, चाहे आप सॉलिड ही ले लो, और चाहे आप इसको गैसियस स्टेट में ले लो बेटा, तीनों ही केस में ये हमारे पास कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। बिकॉज सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट का जो स्टेट लिया हुआ है दैट इज सॉलिड, तो इट इज फिक्स्ड। अगर आपने सॉलिड का जो भी स्टेट लिया है बेटा, सॉल्वेंट का जो भी स्टेट लिया है, दैट विल बी द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो जाए चाहे गैसियस हो जाए। एक बात मैंने पहले भी अभी कही है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उसमें टोटल 9 केसेस बन सकते हैं। बिकॉज होमोजीनियस मिक्सचर जो है हम लोग वो किसी भी स्टेट को किसी भी दूसरी स्टेट के साथ बना सकते हैं। हेट्रोजीनियस में गैस और गैस आपस में हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते। गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। गैस कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बना सकता है। अगर आप दो गैसेस को मिक्स करोगे, इट विल बी ऑलवेज बी अ होमोजीनियस मिक्सचर। दैट्स वाई यहाँ पर टोटल आप 9 केसेस पॉसिबल सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो कि एक आप सोच सकते हो कि भाई एक सॉलिड हो जाए, ठीक है। अब इसमें ये आपने सॉल्वेंट का फिक्स कर लिया, ठीक है। एक केस में आपने ये सॉल्वेंट का फिक्स कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास सॉलिड आपने ले लिया, चाहे सॉलिड हो, सॉल्यूट आपने ले लिया, सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसियस। और अगर आपने सॉल्वेंट को ही लिक्विड फिक्स कर दिया, तो इसमें भी फिर 3 केसेस बनेंगे कि इसको आप सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी ले सकते हो। और सॉल्वेंट अगर गैस है तो भी आप 3 केसेस ले सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपने क्या जाना, बेसिकली आपने ये जाना कि सॉल्यूशन जो है इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें यूनिफॉर्म वे में पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं, और सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स आपस में मिलाए जाते हैं उसमें जो हाईएस्ट क्वांटिटी में है दैट विल बी अ सॉल्वेंट एंड अदर विल बी अ सॉल्यूट। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आए प्लीज रेज योर हैंड, आप हैंड रेज कर देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। तो बेटा यहाँ पर अगर फिजिकल स्टेट की बात की जाए, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी डिटरमाइंड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो भी फिजिकल स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगर कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की जाए, तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक वॉल्यूम से रिलेट करने वाले और एक मास से रिलेट करने वाले। अब ये कंसंट्रेशन होता क्या है, तो बेसिकली कंसंट्रेशन इज डिफाइंड बाय द डेटा ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है, और यहाँ पर आप सॉल्यूशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, या सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों आप एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूट का डेटा आप रिस्पेक्टिव बात कर रहे हो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के, तब उस चीज को आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वेट बच्चों वेट। तो बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास दो टाइप से हैं, वन इज वॉल्यूम रिलेटेड, सेकंड इज मास रिलेटेड।
अगर वॉल्यूम रिलेटेड की बात की जाए तो वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे that will be temperature dependent because we know that टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज हो सकता है। क्यों? पार्टिकल्स दूर दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं, बट सारे पार्टिकल्स का जो टोटल मास होगा दैट विल नॉट बी चेंज। सो मास इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर। बेटा ये इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जितने वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और मास रिलेटेड जो टर्म होंगे दैट विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इसमें हमको टोटल 8 केसेस पढ़ना पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमारे पास रहेगा परसेंटेज वाई वॉल्यूम, परसेंटेज वाई वॉल्यूम। सेकेंड हमारे पास रहेगा परसेंटेज मास वाई वॉल्यूम। थर्ड हमारे पास रहेगा बेटा मोलैरिटी, एंड फोर्थ हमारे पास रहेगा नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी आना नहीं है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है ये 4 टर्म रहेंगे, दैट इज परसेंटेज बाय मास, ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, ये परसेंटेज बाय मास है। दूसरा टर्म हमारे पास रहेगा मोलैलिटी, मोलैलिटी बोला मैंने, और पहले वाले केस में मोलैरिटी बोला था, इसको मोलैरिटी कहा था, इट वाज अ मोलैरिटी। ठीक है, तीसरा जो टर्म हमारे पास रहेगा बेटा दैट विल बी अ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और चौथा टर्म जो रहेगा दैट विल बी अ पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो वी हैव अ 8 टर्म। तो बेटा समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे इन 8 में से कोई भी 2 या 3 क्वांटिटी लिख दे, और या 4 क्वांटिटी आपको ऑप्शन में दे दे, और कहे कि टेम्परेचर चेंज करने से विच क्वांटिटी विल बी चेंज। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज करने से विच क्वांटिटी विल नॉट बी चेंज। तो आपको याद रखना है कि जितनी ये सारी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, all quantities will change on changing temperature because they are temperature dependent, and other quantity will not be changed because they are temperature independent. So यहाँ पर जैसे मैं अगर बात करूं फर्स्ट क्वांटिटी की, दैट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम के लिए बेटा आप क्या कह सकते हो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज वी बाय वी। ठीक है, तो परसेंटेज वी बाय वी जो होगा हमारे पास इट विल बी इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम, बेटा जो हमारे पास होगा इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली कंसंट्रेशन इज अ रिस्पेक्टिव डेटा ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया। याद रखना बोथ क्वांटिटी इन ml, ये भी ml में है, ये भी ml में है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात की जाए, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए याद रखना कि ये जो है हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने के बाद बना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने पर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंड क्वांटिटी है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका मतलब बच्चों ये हो गया, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर मैं इनकी यूनिट्स की बात करूं तो ये ग्राम में रखना है आपको, और इसको आपको मिलीलीटर में रखना है, इन मिलीलीटर। ठीक है, और इनटू आपको करना है बेटा 100 का, तो ये आपके पास हो जाएगा। समझ गए? तो 2 फॉर्मूले हो गए। इसी तरह से अगर मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करूं
देखो थर्ड फॉर्मूले में बेटा हमारे पास होता है मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज बेसिकली मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पर बेटा मोल्स निकालने के अलग अलग वे हो सकते हैं, आपको मोल्स निकालना आना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मैं अगर इसी में आपको बताऊं कि देखो बेटा, अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए, then you will use the formula given mass in gram upon given mass in gram upon molecular mass। ठीक है, mm का मतलब molecular mass है। अब मैं अगर इसको थोड़े और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं, तो देखो क्या मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास। व्हाई? बिकॉज molarity is directly proportional to the moles of solute, and moles of solute is inversely proportional to the molecular mass, so molarity is also inversely proportional to the molecular mass। it means molecular mass बढ़ाने से सब्सटेंस का, अगर आप सारी चीजें फिक्स्ड कर रखी हैं आपने, केवल आप मॉलिकुलर मास चेंज कर रहे हो, यानी कि आप ऐसा सब्सटेंस ऐड कर रहे हो सॉल्यूट में जिसका मॉलिकुलर मास ग्रेटर है, तो मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। molarity is also be proportional, inversely proportional to the volume, and it is directly proportional to the moles, and it is directly proportional to the weight of the substance or the solute। ठीक है, आप solute के weight के directly proportional या moles of solute के directly proportional कह सकते हो। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको याद रखना है कि मोलैरिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं इसमें आगे आपको बताऊं कि फोर्थ जो हमारे पास टर्म है, फोर्थ टर्म, ठीक है, तो फोर्थ टर्म बेटा हमारे पास है नॉर्मैलिटी। ठीक है, अच्छा नॉर्मैलिटी यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक नॉर्मैलिटी स्टडी कर रहे हैं, हालांकि नॉर्मैलिटी निकालने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, बट यहाँ हम लोग सीधे सीधे ये रखेंगे कि नॉर्मैलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला याद रखना है इसका। और यहाँ पर जैसे ये नॉर्मैलिटी हो गई, ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक चीज और याद रखना है कि ग्राम इक्विवेलेंस जो टर्म है, ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी तरीका होता, दैट इज मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब ये एन फैक्टर जो है, तो ये एन फैक्टर का मतलब होता है कितने प्लस या माइनस निकल के आ रहे हैं किसी सब्सटेंस से, जैसे यहाँ से एक प्लस और एक माइनस मिलता है HCl से, या अगर मैं बात करूं Na2SO4, तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये 2Na प्लस और SO4 माइनस माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कितने प्लस मिल रहे हैं, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं इस केस में तो आप कहोगे एन फैक्टर इज 1, इस केस में बात करूं तो एन फैक्टर इज 2, तो ये एन फैक्टर हमारे पास इतना हो गया। और इक्विवेलेंट वेट का आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास को जब आप एन फैक्टर से डिवाइड करोगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंस, और उसके बाद आप नॉर्मेलिटी निकालोगे। बट अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में बोलूं तो नॉर्मेलिटी को आप कह सकते हो वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में है। इसी फॉर्मूले को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं W/1000, W/1000 अपॉन E/V ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। फिर से समझ लो इस चीज को, फिर से पूरा ध्यान से समझो कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। अगर नॉर्मेलिटी की बात की जाए तो नॉर्मेलिटी इज बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब क्या है बच्चों? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर equivalent weight is equal to the molecular mass upon n factor. ठीक है, n factor is basically number of positive or negative ions produced by a particular solute। ठीक है, कितने वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दे रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। फिर जब इक्विवेलेंट वेट आएगा तब आप निकाल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंस, और जब ग्राम इक्विवेलेंस आ जाएगा देन यू कैन फाइंड द नॉर्मेलिटी। यहाँ पर नॉर्मेलिटी इक्वल टू, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, दैट इज वेट ऑफ द सॉल्यूट और इक्विवेलेंट वेट अपॉन में मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ दूसरा मैंने कहा कि अगर सॉल्यूशन का आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लिया तब कुछ चीजें और बदल जाएंगी। ठीक है, तब जो है आपको 1000 से और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ऊपर। इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द solute, and it is also be inversely proportional to the molecular mass because equivalent is equal to the molecular mass upon n factor। अगर आप इसको और फॉर्म में लिखोगे, मतलब ई की जगह आप मॉलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर भी लिख दो, तब बेटा हमारे पास एन फैक्टर तो ऊपर चला जाएगा और मॉलिकुलर मास नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, तब नॉर्मेलिटी जो है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, और नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक और बात समझो। नेक्स्ट हमारे पास ये तो वो टर्म्स हो गए जो कि वॉल्यूम रिलेटेड थे, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे थे। आपको याद रखना पड़ेगा कौन से टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, कौन से टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मास रिलेटेड टर्म्स की, मास रिलेटेड टर्म्स, तो मास रिलेटेड में पहला टर्म तो आपके पास बेटा होता है परसेंटेज बाय मास, यानी W/W। अब W/W का मतलब आप समझ गए होगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेना है और नीचे सॉल्यूशन का वेट लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रखना, इसको भी ग्राम में रखोगे आप तो इसको भी ग्राम में रखोगे। अच्छा, इन फॉर्मूले के अंदर आप यूनिट चाहे अगर ऊपर चेंज कर दो, किलोग्राम कर दो इस फॉर्मूले में, तो नीचे भी आप किलोग्राम ले लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, यूनिट विल बी सेम। ठीक है, परसेंटेज वाले फॉर्मूले में यूनिट कोई फिक्स्ड नहीं होती है, बट मैं एक यूनिट बच्चों को दिमाग में डाल देता हूँ कि ग्राम रखना। अगर आप किलोग्राम किलोग्राम लेके या मिलीग्राम माइक्रोग्राम कुछ भी लोगे, अगर यूनिट आप परसेंटेज वाले में सेम रखोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि ऊपर आपने यूनिट कुछ और रख दी, नीचे कोई और यूनिट रख दी, तो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था? मोलैलिटी। मोलैलिटी था ये, स्मॉल एम, और इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था? मोलैलिटी इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और मोल्स का आप जानते हो फॉर्मूला। ठीक है, अपॉन weight of the solvent। तो molality is that term which give us relation between moles and solute के moles और solvent के weight पे relation देता है। molality क्या है? molality is basically that formula which gives the relationship between solute and solvent and other concentration terms, which gives relation between सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो हमारे पास है ये हमें केवल किस में देगा बेटा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। तो मोलैलिटी इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इट इज रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन। मोल और फ्रैक्शन, देखो दो वर्ड है, मोल भी है और फ्रैक्शन भी है। तो फ्रैक्शन का मतलब तो आप जानते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया था एक्स से, और मैंने कहा था इसको चाय वर्ड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चाय एंड इट इज एक्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन
सबसे पहले फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आते हैं टोटल मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, टोटल मोल्स, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर आता है मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इधर आप नीचे जो है सॉल्यूशन वर्ड यूज कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एक कंटेनर के अंदर आपने एक से ज्यादा चीजें मिला रखी हैं, अलग अलग मोल्स डाल रखे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर Na, Nb, Nc, तीन सब्सटेंस आपने मिला रखे हैं, इनमें से एक सॉल्वेंट होगा, बाकी सारे सॉल्यूट होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ए का बताओ, तब आप क्या करोगे, मोल्स जिसके ऊपर ले लोगे सब्सटेंस के, अपॉन में टोटल मोल्स कर दोगे, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। या Xb के लिए जब निकालोगे तो उस सब्सटेंस के मोल्स ऊपर, अपॉन में टोटल मोल्स, यानी मोल फ्रैक्शन में करना क्या है, मोल फ्रैक्शन में हमको सारे सॉल्यूशन का जो भी मोल्स है उसमें टोटल मोल्स वो डिनोमिनेटर में रख देना है, और जिस सब्सटेंस का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स को हम लोग न्यूमरेटर में पुट करेंगे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक नोट और बता दूं मैं, एक नोट ये भी याद रखना है बेटा आपको कि मोल फ्रैक्शन जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, और ये हमारे पास कैन बी इक्वल टू 1 और 0 इफ मोल फ्रैक्शन इज 0। अगर मोल फ्रैक्शन 0 हुआ तब याद रखना कि इसका मतलब ये है जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 है वो सब्सटेंस वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था, वो सब्सटेंस वहां प्रेजेंट ही नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वी हैव अ कंटेनर लाइक दिस, और इसकी अगर हम लोग बात करें तो बेटा इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास Na है, Nb है या Nc है, तो इन तीनों ही केस में बेटा अगर मैं कहूं कि D का मोल फ्रैक्शन निकालो तो आप कहोगे 0, क्योंकि वो वहां पर है ही नहीं। और अगर किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 1 लिख के मिल रहा है अपन को, तो इसका मतलब ओनली वो सब्सटेंस वहां पर प्रेजेंट था, ओनली वो सब्सटेंस वहां पर प्रेजेंट था, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट था। मतलब क्या हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर के अंदर अगर ओनली ए पड़ा है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास मीनिंग होता है मोल फ्रैक्शन 0 का या फिर मोल फ्रैक्शन 1 का। अगर मोल फ्रैक्शन किसी का 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस वहां प्रेजेंट ही नहीं था, और अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है इसका मतलब ओनली वो सब्सटेंस वहां पर प्रेजेंट था, ठीक है। आगे बताता हूँ, ध्यान से समझो, देखो आगे समझो बेटा। यहाँ पर एक टर्म आएगा आपके पास पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो पार्ट पर मिलियन का मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्म बताऊं तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन का ही डेटा हम लोग लेते हैं, ठीक है। और वो मान लीजिए यहाँ पर आपको मास लेना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर भी मास ऑफ सॉल्यूशन, बट मास ऑफ सॉल्यूट, बट 10⁶ से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁶, यानी 10 लाख की बात हो रही है। अब 10 लाख में से अगर एक पार्टिकल का डेटा निकालोगे तो हो जाएगा पार्ट पर मिलियन। और पार्ट पर मिलियन निकालने का जो वे है, तरीका है, वो क्या है कि सॉल्यूट के डेटा को हम लोग सॉल्यूशन के डेटा से डिवाइड करने के बाद 10⁶ से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी बेटा आपके पास होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज, सिंस वी नो दैट, देखो एक बात बताता हूँ कि आपने एक टर्म पढ़े वॉल्यूम रिलेटेड और एक टर्म आप लोगों ने पढ़े मास रिलेटेड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने वाला तो डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की हेल्प से ये इस तरफ की जो लिस्ट के 4 टर्म्स हैं और इस तरफ के लिस्ट के जो 4 टर्म्स हैं इनके बीच में रिलेशन बनाया जा सकता है। जैसे परसेंटेज W/V इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना इट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास स्पेशल फॉर्मूला होता है
सेकंड स्पेशल फॉर्मूला मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज WIV। तो आप चाहो तो परसेंटेज WIV की जगह अदर पे ये भी पुट कर सकते हो कि परसेंटेज WIW इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये सॉल्यूट, ठीक है। ये सारी चीजें अगर किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं है तो आफ्टर दी क्लास मुझसे मांग लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा थर्ड स्पेशल फॉर्मूले की, तो इट इज इक्वल टू द नॉर्मेलिटी 10 इंटू परसेंटेज WIV अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। फोर्थ स्पेशल फॉर्मूले की बात करूं, सो मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। इनकी नीड पड़ सकती है आपसे, अगर डायरेक्टली आपसे किसी क्वेश्चन को निकालने के लिए बोल दे 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर ये टर्म्स आपको मिल जाते हैं, जैसे परसेंटेज WIV दिया हुआ है या परसेंटेज WIW डेंसिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो आप उन फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। इन द लास्ट फॉर्मूला इज मोलैलिटी इक्वल टू, स्मॉल m समझ जाना मोलैलिटी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी आपको यहाँ सब जगह मोलर मास सॉल्यूट का चल रहा है या इक्विवेलेंट वेट भी सॉल्यूट का चल रहा है, बट फिफ्थ वाले फॉर्मूले में हमारे पास क्या चल रहा है बेटा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला देखो, डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है। डाइल्यूशन फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली डाइल्यूशन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक कंटेनर है, अब अगर उस कंटेनर में कोई सब्सटेंस भरा पड़ा है, ए मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो उसके अंदर आप जो है कोई दूसरा सब्सटेंस मिला रहे हो, कोई बी सब्सटेंस आप इसमें मिला रहे हो, तो क्या होगा, जब आप सेकेंड सब्सटेंस बेटा इसमें मिलाओगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आप करना ये चाहते हो कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाएं। अगर आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो और सॉल्यूट को आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, आपने मान लीजिए कोई कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन बना रखा है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट पड़े हुए हैं, ओनली सॉल्वेंट मिलाने पर सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड नेचर का होता चला जाएगा, तो आप डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो डाइल्यूशन के केस में याद रखना, मैं डायरेक्टली कोई प्रूविंग नहीं करा रहा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि मोल्स जो हैं, आप जानते हो मोल्स सॉल्यूट के ये फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर एडिंग सॉल्वेंट। क्या क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास चेंज होता चला जाएगा, और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो दो टर्म और बदलते हैं, दैट इज मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बिकॉज आप जानते हो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बढ़ा रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, तब हमारे पास सॉल्यूट जो है वो तो कांस्टेंट चलता रहेगा और पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदलता जाएगा। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदलता गया तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी चेंज होती जाएगी। बट यहाँ पर डाइल्यूशन फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है, इसकी कोई प्रूविंग नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी कर चुका हूं, तो बस केवल आपको ऐसे बता दे रहा है कि डाइल्यूशन फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि आपके पास मोलैरिटी का जो 1 थी और वॉल्यूम जो 1 था, इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन बाद में भी रहेगा। यानी एक ही सॉल्यूशन को आप अगर डाइल्यूट करते जा रहे हो तो उनकी मोलैरिटी और वॉल्यूम के जो भी प्रोडक्ट आएंगे दैट विल बी सेम, ठीक है, M4V4 इस तरह से एंड सो ऑन। इसी तरह से बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता कि N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट चल रहे हैं, और हम जानते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है उसका फॉर्मूला, जैसे अगर मोलैरिटी इक्वल टू मैं बोलूं तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम बोल सकता हूँ,
और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या था, कांस्टेंट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी ये कांस्टेंट रहेगा, ये डाइल्यूशन के केस में चेंज नहीं होगा, यानी जितना पहले था उतना ही बाद में आएगा, भले ही मोलैरिटी जो है वो हमारे पास कम होती जा रही हो। जैसे मतलब M1 जो है वो M2 से हमारे पास बड़ा है, और V1 जो है बेटा हमारे पास V2 से छोटा है, बट इनके जो प्रोडक्ट हैं दैट विल बी फिक्स, ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है जो बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, कि वी हैव लॉट्स ऑफ कंटेनर, मान लीजिए वी हैव 3 कंटेनर, ठीक है, और देर आर सम सॉल्यूशन इन इट, इसमें सॉल्यूशन 1 है, इसमें सॉल्यूशन 2 है, और इसमें सॉल्यूशन 3 है। तो इन तीनों में जो भी सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी M1, M2 और M3 है। तो मिक्स करने पर इन सबको जो रिजल्टिंग मोलैरिटी आएगी, तो बेटा वो M1 प्लस M2 प्लस M3 नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये गलती मत करना। रिजल्टिंग मोलैरिटी आएगी टोटल मोल्स, यानी इसका जो भी वॉल्यूम है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ये और आएगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिजल्टिंग मोलैरिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो अप टू दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर्ड, मैंने आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड सारी बातें बता दी, ठीक है।